अस्सलाम वालेकुम। आई होप आई ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। टुडे मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज़ हाइपरथायराइडिज़म। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइपरथायराइडिज़म को हम क्यों डिस्कस करने लगे हैं। हाइपरथायराइडिज़म में जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं बाज़ औक़ात उन पर्सन्स को पता नहीं चलता कि आखिर ये क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे तो हमें जो आम पॉपुलेशन है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हमें थायराइड प्रोफाइल और ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत है और कहीं हमें हाइपरथायराइडिज़म का मसला तो नहीं चल रहा। ये सब जानने के लिए आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर थायराइड ग्लैंड होता क्या है। थायराइड ग्लैंड एक गदूद है जो कि हमारे नेक के रीजन में पाया जाता है। वहाँ पर इसके दो लोब्स होते हैं और इसने दो हार्मोन्स T3 और T4 ये रिलीज़ करने होते हैं और जो TSH होता है वो इनको मेनली स्टिमुलेट करता रहता है। अगर इसकी जो सिक्रीशन है इस हार्मोन की, जिसको हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं, वो मुनासिब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। हार्मोन होता क्या है? हार्मोन कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि ब्लड में रिलीज़ होता है उसको हम हार्मोन कहते हैं। तो यही T3 और T4 जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं तो डेफ़िनेटली उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती है और जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर हाइपरथायराइडिज्म के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। हाइपरथायराइडिज्म के कुछ प्राइमरी कॉजेज़ होते हैं और कुछ सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में एक डिज़ीज़ आती है जिसको हम ग्रेव्स डिज़ीज़ कहते हैं, जिसमें आइज़ काफ़ी ज़्यादा बल्जिंग आउट टाइप नज़र आती हैं। दूसरे कॉज में एक एडिनोमा, एक कैंसरस लीजन बन जाती है जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स की रिलीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म देखा जाए तो वो एक TSH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा बन जाता है। ये भी कैंसरस कंडीशन है जिसमें जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि हमारे मिडिल क्रेनियल फॉसा, जो हमारी क्रेनियल कैविटी है, वहाँ पर पाया जाता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा सिक्रीशन शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। तो ये मेनली थोड़े से कॉजेज़ हैं तो जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हाइपरथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। हेयर फॉल जिस तरह कि आपको पता है कि उसकी तो और भी बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। जिस तरह से अगर आप डाइट कर रहे हैं, आपकी न्यूट्रिशियस जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपकी डाइट में इंक्लूडेड नहीं हैं, या कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस चल रहे हैं, या कोई कीमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं, तो हेयर फॉल के तो बहुत से रीज़न्स हैं, लेकिन वन ऑफ द रीज़न इज़ कि आपका थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं कर रहा। दूसरे आ जाता है हमारे पास इरेगुलर हार्ट रेट, यानी कि ऐसे पेशेंट जो होते हैं जिनका हाइपरथायराइडिज्म का केस होता है, जिनमें T3 और T4 इंक्रीज़ होते हैं, उनकी हार्ट रेट भी नॉर्मल नहीं होता, बिल्कुल इरेगुलर सा होगा। उनका हार्ट रेट इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, यानी कि उनको थोड़ी बेचैनी टाइप फील होगी, उनके हार्ट के फंक्शन भी इफ़ेक्ट होंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है ट्रेमर्स, जिसको कहते हैं हाथ का कँपकपाना। अब हाथ का कँपकपाना भी जो है ये भी बहुत से कंडीशंस में हो सकता है। अगर हमारे ब्रेन में एक सेरिबेलम होता है उसकी वजह से भी होता है, पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट्स में भी होता है। तो लेकिन जो हाइपरथायराइडिज्म है इस केस में भी हाथ कँपकपाते हैं, यानी कि ट्रेमर्स होते हैं। इसके अलावा वेट लॉस, ये बड़ा ही एविडेंट फीचर होता है हाइपरथायराइड जो पेशेंट्स होते हैं उनमें। वो जब अपना वेट करते हैं तो उनका वेट सडन बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होता है। ठीक है, अब सडन लॉस को वेट के लिए भी और भी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई मेलिग्नेंसी ये तो नहीं चल रही। ठीक है, तो यानी कि वेट लॉस हाइपरथायराइडिज्म में भी आता है। इसके अलावा फीमेल्स के जो इश्यूज़ आ जाते हैं, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन वगैरह, इसके अलावा वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह की चीज़ें भी तमाम के तमाम हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स में मिलती हैं। अब हम देख लेते हैं कि आखिर हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसको फ़ौरन ही क्विट कर दें, और ऐसी फूड्स आपने अवॉइड करनी है जिसमें आयोडीन ज़्यादा हो, ग्लूटेन हो, सोया हो और कैफ़ीन हो। ठीक है, और ऐसी डाइट लेनी है जिसमें विटामिन्स हों, आयरन, सेलेनियम, जिंक और कैल्शियम। और साथ ही साथ आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है जिसमें आप एक्सरसाइजेज, एरोबिक, योगा, इन सब को इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप इन सब को फॉलो करेंगे तो देन आप इंशाल्लाह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि ना हो। फिर अगर इसका देख लेते हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, हम किस तरह से, अगर ये किसी को हो गया है, ये तमाम सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले तो मेडिकेशंस की तरफ जाते हैं। मेडिकली डॉक्टर्स ट्रीट करना शुरू करते हैं। आप मेनली सर्जरी के डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो आपको एंटी थायराइड ड्रग्स देना शुरू कर देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं जिससे आपके हार्ट की जो हार्ट बीट वगैरह वो नॉर्मल होती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं,
और अगर उससे भी ठीक ना हो तो फिर हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशंस की तरफ सोचते हैं, जिसमें या तो थोड़ा सा हिस्सा थायराइड ग्लैंड का जो कि बड़ा हुआ है उसको, या फिर बाज़-औक़ात कंप्लीट थायराइड ग्लैंड को भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है, जिसको हम थायराइडेक्टमी कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी इन हार्मोन्स की होना शुरू हो जाती है, T3 T4 की, और पूरी जो आपकी बॉडी है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। क्योंकि आप देखें ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि ये हार्मोन है, ये ब्लड के थ्रू फ्लो करेगा, पूरी बॉडी में जाएगा, तो डेफ़िनेटली हमारे डिफरेंट साइन एंड सिम्पटम्स पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करेंगे। तो इस वजह से इसका ट्रीटमेंट, इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।